किरण समान और प्रोग्राम इंतज़ामिया के साथ मैं आज फिर मौजूद हूँ। आज हम मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर के ऑफ़िस में और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट अनिल सईद साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। लाइटर नोट पे वैसे तो आप उनको मेरा ख्याल है देखते ही होंगे, जो हमारा वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में काफ़ी एक्टिव होते हैं, वो काफ़ी आपको यहाँ वहाँ नज़र आते होंगे। लेकिन आज हम उनके साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ लाइटर नोट पे भी गपशप करेंगे, उनके काम के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक। और रिसेंटली बल्कि हम यहाँ मौजूद ही थे तो एक केस हमारे सामने आया और देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि किस कदर जो है वो आपकी टफ़ और टेंस टाइप की जॉब है। वैसे बताइएगा कि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नज़र आते हैं आप, तो उसकी क्या वजूहत है? क्या या तो आपने देखा कि आजकल सोशल मीडिया जो है वो बहुत इन है, बहुत ज़्यादा यूथ उसको देख रही है, बहुत ज़्यादा उसकी व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, तो कैसे मतलब आपने स्टेप लिया कि आप सोशल मीडिया को भी साथ साथ लेके जा रहे हैं अपने काम के साथ? बेसिकली जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ना, तो उसमें हमें एक सब्जेक्ट था न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। उसमें हमें ये बताया गया कि व्हाट आर दी न्यू टेक्निक्स जिसके मुताबिक के जो है सिविल सर्वेंट्स अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं। और उसमें फिर ये ना सिर्फ इंडिया की एग्जांपल हमने देखी, बल्कि उसमें हमने यूरोपियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन और दूसरी जो डेवलप्ड नेशंस हैं वहाँ पे सिविल सर्विस का जो स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, तो उसमें उन्होंने रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की बात की। रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि आप लोगों को किस तरह से फौरी तौर पे जो है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। आप देखते हैं कि जो हमारे पास ये वाला जो एक ऑफिस का सिस्टम है ना, ये काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट भी है और रेड टेपिज्म का शिकार भी है कि यहाँ पे फाइल्स डिले होती हैं, नंबर ऑफ़ चैनल्स हैं। जबकि एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो वो एक रियल टाइम बेसिस पे आप काम करते हैं, आपको उसका फीडबैक मिलता है। तो एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह एक मैं आपके ऑन अ वेरी लाइटर नोट डेफिनेटली मैं ये बात भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा सोशल मीडिया पे आपको नज़र आता है तो वो इसलिए नज़र आ रहा है कि वो काम कर रहा है। अगर एक बंदा काम ही नहीं कर रहा तो वो क्या दिखाएगा? तो ये एक, क्योंकि एक तरह से हम इसको थोड़ा सा क्रिटिसिज्म इसलिए भी देखते हैं कि शायद अभी हमारे यहाँ ये इतनी ज़्यादा ये रवायत पनप नहीं सकी, अभी इतनी डेवलप नहीं हो सकी है। तो लोग ये कहते हैं कि शायद सोशल मीडिया पे आने का मतलब है कि एक्चुअल में काम नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हमें एक्चुअल में काम के साथ सोशल मीडिया को लेकर चलना है तो हमारा टास्क ज़्यादा बढ़ जाता है। हमें उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी मैनेज करना होता है, साथ में हमें अपना रूटीन भी करना होता है, और अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ मिस होती है तो लोग क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बेसिकली एजुकेशन कहाँ से ली आपने हासिल की, और इस्लामाबाद में कितने टाइम से, इससे पहले जो आपकी ड्यूटीज़ थी वो क्या थी? मेरे फादर जो हैं वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, उससे पहले सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे, ये महकमा जंगलात जिसको कहते हैं। तो हम मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्ट आउट होते रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पे पोस्टिंग्स रहीं उनकी। तो उसमें फिर मैं प्राइमरीली मुल्तान है, फैसलाबाद है जहाँ पे मेरी एजुकेशन है, साहिवाल है, इन एरियाज़ से मैं पढ़ा हूँ, टोबा टेक सिंह है। और बाकी मज़ीद ये है कि फिर फाइनली जो मेरी ग्रेजुएशन थी वो मुल्तान से, फिर उसके बाद फिर सिविल सर्विस में हम लोग आ गए। लेकिन सिविल सर्विसेज की तरफ आने का मतलब कैसे आप मोटिवेट हुए? क्योंकि आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है, अगर हम थोड़ी सी बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि हम देखते हैं कि यार कैसे हम शॉर्टकट से जाए, कैसे किसी काम को जल्द से जल्द किया जाए। लेकिन आप थ्रू प्रॉपर चैनल आए, आपने बहुत मेहनत की इस फील्ड में आके, तो कैसे खुद को मोटिवेट किया कि समथिंग विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट, जिसके बारे में बहुत से लोग सोच के भी कहते हैं कि यार CSS करना जो है वो बहुत मुश्किल है, फिर आपने 3 दफ़ा किया। रीज़न क्या थी कि 3 दफ़ा किया, और कैसे किया, कैसे आपने 3 दफ़ा मैनेज किया? असल में उसमें देखिए, एक तो ये है कि आपका ना फैमिली का बड़ा रोल होता है। हमारा ये था कि मैं और मेरा जो छोटा भाई था, तो हमने इकट्ठे प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ये एक वो आप समझते हैं कि ग्रुप बन गया हमारा घर में ही। और दूसरी तरफ इसमें ये भी था कि मुझे जैसे ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की तो उसके बाद मेरी जॉब हो गई यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यूनिवर्सिटी में आपके पास ये अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है कि मेरे पास टाइम मिल गया मुझे। जब टाइम मिला, क्योंकि यूनिवर्सिटी में उतनी हेक्टिक रूटीन नहीं है जितनी अदरवाइज़ प्राइवेट सेक्टर में होती, तो मुझे साथ में स्टडीज़ को कंटिन्यू करने का एक मौका मिला। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस भी आए जिसमें मुझे ये पता लगा कि शायद इस टाइम पे जो ये सिविल सर्विस है, अगर आप इसको अच्छी तरह से परफॉर्म करें तो आप लोगों की ज़िंदगियों को भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को भी आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अरे सर, एक ये बताइएगा कि आप अपने काम को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, कैसे प्लान करते हैं? जब सुबह आते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली बहुत सारे काम होते हैं,
तो उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं कि प्रायोरिटी आपकी क्या होती है कि पहले ये फिर ये, मतलब कोई फिक्स्ड स्केड्यूल होता है या फिर आप उसको आके मॉर्निंग में खुद ही देखते हैं कि यार प्रायोरिटी मेरी आज ये होगी फिर सेकंड पे फिक्स स्केड्यूल तो बिल्कुल नहीं होता है। हमारा बहुत एक वो डाइवर्सिफाइड किस्म की हमारी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो हमें वो बिल्कुल नहीं आइडिया होता कि अगला दिन कैसा होगा। बट कुछ हमारे पास SOP ज़रूर होते हैं, लाइक कि लॉ एंड ऑर्डर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। खुदा ना खास्ता कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो हमें वहाँ फ़ौरन पहुँचना है। इसी तरह हमारे कुछ डेज़ होते हैं, जैसे कि आज ये वीक जो है ये पोलियो का है, तो पोलियो अब हमारी प्रायोरिटी है इस वक्त। 2 दिन मेरे कोर्ट के होते हैं, तो उसमें मैंने कोर्ट करनी होती है, जो हम जैसे अब ये केस सुन रहा था मैं जब आप लोग आए, तो हमारे ट्यूसडे और थर्सडे जो है वो हमारे कोर्ट डेज होते हैं, या फिर ये चेंज भी हो सकते हैं। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस है तो वो किसी भी दिन हो सकता है। इसके अलावा हमारी फील्ड असाइनमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें कि एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशंस होते हैं, जिसमें कि प्राइस चेकिंग होती है, जिसमें कि लोगों के साथ खुली कचहरीज़ वगैरह होती हैं, जिसमें कि या फिर कोई ऐसी कंप्लेंट्स जो कि अगेन सोशल मीडिया इसके हम बात कर रहे थे उसके थ्रू हमें मिलती है, तो हम उसको एड्रेस करते हैं और फौरी तौर पे उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये कुछ हमारे इस तरह के स्केड्यूल। बाकी उसमें कुछ चीज़ें और हैं, मैरिज फंक्शंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, मतलब मल्टीपल टास्क्स वी आर परफॉर्म। ठीक है। और सर सोशल मीडिया के थ्रू भी आपको लोग अप्रोच करते होंगे, तो उन केसेस को आप प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं अगर कोई सोशल मीडिया के थ्रू आपको अप्रोच करता है कि यहाँ पे ये इशू हो रहा है? देखिए बिल्कुल है, आपकी बात ठीक है, और सोशल मीडिया को बल्कि ज़्यादा प्रायोरिटी इसलिए देनी पड़ती है कि वहाँ स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर आप इस वक्त मेरी टेबल देखें तो मैं आज की जो मेरी डाक है वो मैं निकाल चुका हूँ, मैंने जो मेरी आज की फाइल्स हैं वो डिस्पोज ऑफ कर चुका हूँ, या जो भी उनको जो एक्शन था जो अवेटेड था वो मैं उस पर ले चुका हूँ। लेकिन सोशल मीडिया का हमें नहीं पता होता कि इस वक्त मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2-3 कंप्लेंट्स आ जाए, उसको आपको रिप्लाई करना होता है। अच्छा, अगर आप उसको प्रॉपर्ली उस पर उसकी रिड्रेसल नहीं करते ग्रीवेंसेस की, तो वो फिर वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स और अनकंट्रोलेबल है। आपको पता है वहाँ पे अगर एक ट्विटर पे बात करें, सेंसरशिप नहीं है वहाँ पे, लोग खुल के बोलते हैं, तो वो उस पर ज़्यादा हमारा टाइम लगता है। लेकिन अगेन मैं ये समझता हूँ कि उसमें पब्लिक सर्विस भी ज़्यादा बेहतर है। सोशल मीडिया पे ठीक हो गया। सर बस ठीक है, यही हमारे क्वेश्चन है। लेकिन एक मेरे माइंड में एक ये बात आ रही थी काफ़ी टाइम से कि जब हम बाहर निकलते हैं फील्ड में स्पेशली, तो आप कुछ ऐसे एरियाज कवर करें, बरी इमाम हो गया, बारक हो गया, तो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो पब्लिक होती है, तो वहाँ पे बहुत से आपको ऐसे लोगों से भी वास्ता पड़ता होगा जिनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? जो काफ़ी डिफिकल्ट पर्सनैलिटी अगर कोई मिलती है आपको, जिसको आप एक चीज़ समझा रहे हैं और वो कुछ चीज़ को समझने की, एक्सेप्ट करने की कोशिश मेरा अपना एक बिलीफ है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जब मैं टीचिंग में आया था ना, तो आई वॉज अबाउट 21 ईयर्स ओल्ड। 21 ईयर्स की एज में आप ग्रेड 18 के लेक्चरर हों और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो जो कि मास्टर्स के या ग्रेजुएशन के हों, तो आप यू कैन वेल इमेजिन कि आप 21 साल का बच्चा क्या हो या एक लड़का क्या पढ़ाएगा। मुझे यही बात, जैसे आपका क्वेश्चन था कि आप इनको कैसे हैंडल करेंगे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं। तो मैंने उन्हें ये कहा था कि अगर आपकी ग्रिप है ना आपके सब्जेक्ट पे, तो स्टूडेंट्स आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतने सालों के बाद भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे साथ इन टच हैं और वो हमेशा याद करते हैं कि वहाँ पे मैं उनको टीच करता था। सेम गोज़ विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेम गोज़ विद, मैं इससे पहले मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट ग्रुप में था, वहाँ पे भी अगर आपके सब्जेक्ट पे कमांड है ना, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपके उस पर आपकी कमांड है ना, तो लोग आपको इज्जत देते हैं। मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों के साथ बैठना, मुझे हमेशा अच्छा लगता है लोगों के दरमियान में जाकर उनके मसाइल सुनना, और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक भी नाखुशगवार वाक़या हो। और आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया हो, और अगर आ गया हो तो फिर आप उसको हैंडल कैसे करते हैं पब्लिक प्लेस पे? आप हाँ, ये एक देखिए, हम लोग ह्यूमंस हैं और हमारे पास हमारी लिमिटेशंस हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। गुस्सा बिल्कुल बाज़ दफ़ा आ जाता है। एक तो हमारे बॉसेस को जब हम देखते हैं ना, चाहे वो अभी हमारे ये बॉसेस हैं, इससे पहले बॉसेस थे, या हमारे ट्रेनिंग के दौरान टीचर्स थे, इन तमाम को जब हम देखते हैं ना, तो जब हम इनका लेवल ऑफ टॉलरेंस देखते हैं तो हमें खुद वो एक शर्मिंदगी से महसूस होता है, हमें क्यों गुस्सा आता है। तो ये असल में उनकी जॉब्स ऐसी हैं कि वो लोग बहुत ज़्यादा, और यही चीज़ हम उनसे कॉपी करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैंने ये पर्सनली देखा है कि जब भी गुस्सा है ना, वो काम ख़राब ही हुआ है। मतलब वो काम, वैसे सही बात है, किसी भी फील्ड में अगर हम गुस्से में आ जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, तो वो काम जो होना होता है वो भी बिल्कुल, और हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो पाती। आप जब गुस्सा कर रहे होते हैं ना, तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते चीज़ों को, आप सिर्फ खुद को जस्टिफाई कर रहे होते हैं। तो वो चीज़ एक तो मुझे फील होती है। और फिर लास्ट ये कि फिर भी अगर आ जाए, ज़्यादातर उसका शिकार होता है मेरा स्टाफ।
जिसके लिए मैं फिर उनसे बाद में कहता भी हूँ कि यार यू नो किस तरह बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता मुझे, लेकिन ये बात ठीक है कि अगर आ जाते हैं तो उस पर फिर सिचुएशन नहीं आना चाहिए। और मैंने यही सीखा और उसको मैं दिन बाई एवरी पासिंग डे आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि इसको करता भी हूँ, मज़ीद भी कर रहा हूँ कि इसको गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये मेरा मैसेज भी है। जी बिल्कुल, अब हम चलते हैं फील्ड में और जाके देखते हैं कि कैसे जो है वो सारा काम वहाँ पे ऑपरेट होता है। तो चलिए चलते हैं। स्टार्ट किया जाए तो यहाँ पे अभी हम इसको देख भी लेते हैं, इसके एविडेंसेस भी देख इसको अभी इसको सील किया जाएगा, इसका ओनर जो है वो अरेस्ट होगा और इन पर पर्चा होगा, कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। और ये देखें कि अब कितना इन्होंने यहाँ पे स्टॉक किया हुआ है, इसको इनिशियल लेवल पे क्यों मतलब किस तरीके से रोका नहीं किया? बेसिकली ये होता है कि ये किसी भी तरह से खुले पेट्रोल को बेचने पे पाबंदी है, बट दीज पीपल गेट थिंग मैनेज्ड, और वो फिर इस तरह से होता है कि यहाँ पे इन्होंने स्टॉक की है। अगेन बात सोशल मीडिया की या पब्लिक रिस्पांस की है, वो हमें जितना ज़्यादा बताते हैं, हम खुद भी मॉनिटर करते हैं, लेकिन ये एक रूरल साइड का भी आप देखें कि बैक साइड ऑफ द एरिया है, तो इस वजह से अब टाइम की कंस्ट्रेंट है, रिसोर्सेज की डेफिनेटली है, बट वी आर परफॉर्मिंग आवर सर्विसेज और हम इसको करते रहते हैं। अभी इसके बाद मजीद भी चलेंगे प्राइस चेकिंग के लिए, उसको देखते हैं इसके खिलाफ कार्रवाई का कंप्लीट करके उसके बाद। बिल्कुल चलिए। अच्छा बताइएगा कि कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं और कहाँ से आपको मुझे 10 दिन हो गए। हम अभी बीमार हो गया था, 30-40 हज़ार रुपये अपने पे लगाया और काम कुछ भी नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक दोस्त उसने बोला यार हमारे पास हम आपको 500 रुपये दें, हमारी मजबूरी थी तो होटल का काम कर होटल अब एनओसी वगैरह है कोई एनओसी वगैरह है? एनओसी वगैरह ये अभी बातचीत की हुई है बंदों से। तो आप बगैर एनओसी लिए पहले ही कैसे चला सकते हैं? गरीब बंदे हैं, क्या करें, हमारा और भी कुछ काम नहीं कर सकते, या तालीम नहीं है, हम अनपढ़ बंदे आगे पीछे चौक में जाते हैं उधर भी सारा दिन बैठे रहते हैं, वैसे ही मुड़ के आते हैं। एक दोस्त ने किसी से पैसे लेके ये कारोबार शुरू किया हुआ है। मेरा एक सवाल है, क्या अगर हम ये बुनियाद बना के कोई भी इलीगल काम स्टार्ट कर सकते हैं? सिंपल सी बात। भाई गरीब बंदों के लिए ये बड़े बड़े लोग हैं, कोई फैक्ट्री खोलें कोई और कारोबार करें, तो हम तो फिर जाहिर ही बात है हम मजबूर हो इधर कर रहे हैं। बात वही है कि बेसिकली ये चीज़ों को अगर कानून बना हुआ है, किसी वजह से बना हुआ है, आपके सामने इस तरह के हादसा होते हैं जिसमें सैकड़ों, बल्कि आपके लास्ट ईयर भी हुआ था, टैंकर्स या फट जाते हैं, आग लग जाती है, तो वो इस चीज़ को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, एज़ पर लॉ अगर प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ओगरा एनओसी दे या मुतलका इदारे एनओसी दे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इलीगल की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। थैंक यू। आप खुद मालिक है यहाँ के या किसी के कहने पे किया या किसी के लिए काम कर रहे हैं? नहीं हम खुद मालिक नहीं है, दूसरा बंदा मालिक है, हम मुलाजिम है उसके। किसी और के लिए काम कर रहे हैं? जी और आपको पैसे दिए जाते हैं? जी हाँ जी, 500 रुपये दिए जाए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि सील किया जा रहा है जो यहाँ पे गैर कानूनी जो इन्होंने पेट्रोल पंप जो है इंतहाई ख़तरनाक होता है वो खोला गया था, और ये वो आप देख सकते हैं कि छापे के बाद इस जगह को सील कर दिया गया है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपके पास जो फ्रेश है, जो एक्सपायर है, आपने उसको भी ऐसे ही मिक्स रखा हुआ है? नहीं मिक्स नहीं है, ये वो अलग रखी है इसका में। ठीक है, छोड़ दो यार, ये बताएं जरा। ठीक। हाँ? ये रिप्लेस आया हुआ, जाके इसकी डेट थी ख़राब था, वापस आया हुआ ये। थोड़ा सा आपका है इसमें, वो फॉल्ट आपका बैनर ये है। तो ऊपर रखा और इसमें तो सुंडियाँ भी नज़र आ रही हैं, बुरा हाल है। और बल्कि उसकी बहुत ज़्यादा गंदी। हाँ डेफिनेटली, इसको साइड पे करें और देख लेते हैं। बिल्कुल यहाँ पे मौजूद हैं शॉप में हम, और हमें बल्कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इस तरह की नज़र आ रही है जो कि मिक्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं जिस पे एक्सपायरी डेट लिखी है। खाना रेट होता है, इसी वजह से बार रिक्वेस्ट की जाती है कि गवर्नमेंट के रेट लिस्ट को इंक्वायर भी किया जाए, उसको डीसी रेट लिस्ट बोलते हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी एक कोशिश करते हैं कि इसको चेक्स, जैसे अभी हम आए, इसकी कंप्लेंट थी, हमने इसको चेक किया, अभी हम जब मेन पे जाते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द जो मेन शॉप्स हैं उन पे ये लगी होती है, डिस्प्लेड होती है, बट ये कि जो गली में अंदर करके रूरल साइड पे मोहल्लों में होती है उनके एक इशू ये रहता और ज़्यादा इश्यूज़ भी उन्हीं शॉप्स का होता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारे
क्योंकि उधर लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी वहाँ पे अप्रोच कर रही होती है, वो लोग ज़्यादातर वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं होते, तो उनको वो एक्सप्लॉइट भी अब वो यहाँ पे ग्राहक खड़े हुए थे, उनसे हमने पूछा तो वो लाइक वो बहुत सेटिस्फाई लग रहे थे और उनको नहीं पता था कि कुछ चीज़ें यहाँ पे हमने एक्सपायरी डेट के साथ। और जैसा कि वो अदरवाइज़ भी आपको बता रहे थे कि जी ये तो लिखा होती है प्राइसेस, ऐसा नहीं है। अब इन पे कहीं भी प्राइसेस नहीं लिखी होती, ये लमसम होता है, होलसेल होता है। इसका पर केजी हमने डिसाइड करना होता है, जो कि हमारी लिस्ट जो अभी मैं आपसे शेयर भी करूँगा तो उसमें बताया हुआ है, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मिसिंग है। बिल्कुल, ये आपने देखा कि एक शॉप पे हम मौजूद थे जहाँ पे रेट लिस्ट भी मौजूद नहीं थी और ग्राहक भी जो थे वो कुछ तो हमें सेटिस्फाई भी लग रहे थे क्योंकि उनको नहीं पता था। कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सपायरी डेट के साथ हमने पकड़ी, बाकी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे हम आगे। तो बिल्कुल इस शॉप में काफ़ी चीज़ें हमें एक्सपायरी डेट के साथ मिली और इस शॉप को जो है वो सील किया जा रहा है अभी। ठीक है, इनको अरेस्ट कर लें, शॉप सील कर लें, बाद में इसको फर्दर इंक्वायरी बंद कर दें। सर आप अभी क्या एक्शन ले रहे हैं इनको, शॉप जो है वो सील की? जी, वो इसलिए सील की जा रही है कि काफ़ी सारे आइटम्स ऐसे हैं, देखिए, जिस पे अगर आपका कैमरा भी दिखा सके, जिस पे हमें डेट्स का पता भी नहीं लग रहा है और बड़ी डायलैपिडेटेड कंडीशन नज़र भी आ रही है इन चीज़ों की। तो इसको, और दूसरी बात, रेट लिस्ट का ना होना, रेट लिस्ट का ना होना एक बड़ा मसला है जो कि यहाँ पे हमें बहुत सी शॉप्स में। और जब तक वो डिस्प्ले नहीं करते या रेट लिस्ट नहीं लगाते उस वक्त तक तो इसको सील करना ही मेरा ख्याल है बेहतर है। और बाकी इनके एक्सपायरी आइटम्स, इनको फर्दर गाइडेंस के बगैर इसको फर्दर ऑपरेट करवाना डेंजरस टू इंजूरियस टू हेल्थ है, तो इसको बेहतर है कि बंद कर बताइए। हाँ, 2 महीने हुए हैं जो ये दुकान मैंने लिया हूँ। इस शॉप की आप बात करें? हाँ, ये शॉप की बात कर रहा हूँ, 2 महीने हुए हैं। लेकिन रेट लिस्ट यहाँ पे नहीं है डिस्प्ले। अगर हम देखें तो बहुत सी चीज़ें इसका रेट लिस्ट के मुताबिक रेट तो जो चीज़ आ रहा है कंपनी का रेट है उसमें। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे चावल, दालें, चीनी, तो उसको कैसे फिर बेचा जाता है? वही तो मैं हिसाब कर रहा हूँ ना, मुझे जो चावल मिल रहे हैं ना आगे से, उसमें मैं 10 रुपये लगाता हूँ। 10 रुपये हमारा हक होते हैं या नहीं होते? 10 रुपये किस कानून के तहत लगाएंगे आप? 10 दूध की प्राइसेस हों, दही की प्राइसेस हों, एसेंशियल कमोडिटीज़ जितनी भी हैं उसमें ये आटा, दालें, चीनी, घी, ये वो चीज़ें होती हैं। इसके अलावा फ्रूट वेजिटेबल्स की प्राइसेस होती हैं, ये डिसाइड कीजिए। अच्छा, फ्रूट वेजिटेबल की प्राइसेस क्योंकि ऑक्शन से डिसाइड होती हैं, वो डेली पे बेसिस पे होती हैं। ये जो यूजुअली होती है ये क्वार्टरली या फिर जितना के प्राइस। इनमें से बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि ये हमारा हक है इसमें से कमाना। बिल्कुल हक है। बेसिकली अगर कोई भी बंदा बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ही कर रहा है, वो उनका हक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर क्या ये हक एक हर इंडिविजुअल को देना चाहिए या थ्रू एक प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू होना चाहिए, जो कि कानून देता है, जो कि प्राइस कंट्रोल एक्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें इनके भी नुमाइंदे हैं, उनके भी नुमाइंदे हैं, कमेटीज़ बनी हुई हैं, फिर वो प्राइसेस डिसाइड करते हैं। सिंपल सी बात। सर जी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये आज आया हुआ है ये माल, ये देखो चेक करें, ये 670 रुपये कटन आया हुआ है। मुझे कितना भी पड़ रहा है अभी इस पे तकसीम कर दे, ये इसमें मुझे 3 रुपये मिल रहे हैं। ये 18,000 रुपये किराया दे रहा हूँ, 43,000 रुपये बिजली का बिल आया हुआ है। ये देखो, ये मैंने 3 महीने हुए, मैंने सारा जिंदगी परदेसी में गुजारा हुआ है भाई, मैंने इधर डाका माका नहीं मारा हुआ है। मैं परदेसी में जिंदगी गुजारा हुआ है, रिटायर फौजी का बेटा हूँ, दादा शहीद हुए है सन 65 पे। ये बेल देखो भाई, मुझे, मैं परचून का स्टोर हूँ, मुझे 3 रुपए 4 रुपए बचते है भाई हर चीज पे। इधर लोकल जो है लेते हैं, मुझे 2 महीने हुए हमारा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूँगा, देखिए स्पीच करनी तो बहुत ज़्यादा आसान है, आती भी है। एक मिनट मेरी बात सुन लें, अब मेरी बात सुन लें, अब मेरी बात सुन लें। ये बेसिकली इसकी तो हम प्राइसेस की बात ही नहीं कर रहे हैं ना, ये एसेंशियल कमोडिटी है ही नहीं। दिस इज़ बेसिकली टेट्रा पैक मिल्क और इसकी प्राइसेस तो मेंशन भी है, ये तो वो प्राइस है ही नहीं। हाँ, हम बात वो कर रहे हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, हमने उसको देखना होता है, तो ये तो उसमें आती भी नहीं है। एक रिक्वेस्ट करूँ, मैं एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं खुदा की कसम, खुदा गवाह है, जो मैं एक मिनट भाई, मैं 3 रुपए 2 रुपए चीज पे कमाई के। एक मिनट, आप लोग जो है ना, आप लोग जो बड़ा लोग हैं उनको चीजें रेट लिस्ट की बात डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने आप ये अभी आया, ये किधर से? नहीं, वो तो बात सही है मेरा भाई, बात सुनो। एक दिन 4300 रुपए का चीनी का बुरी होता है, 1 घंटे के बाद वो 4300 की होती है।
सही है, वो जो 42 चीनी आते हैं ना, मैं इसका जवाब देता हूँ, मैं इसका जवाब देता हूँ। असल में ना ये बातें करनी बहुत आसान है। चीनी का रेट अब सुन लीजिए, चीनी का रेट हम कभी भी मेंशन करते ही नहीं है। अभी रेट लिस्ट लाओ मेरे पास, अभी मैं आपको कैमरे पे दिखाता हूँ। ये बातें करनी बहुत आसान होती है। एक मिनट, अब आप रुक जाइए, अब आप रुक जाए ना, प्रूफ के साथ बात करते हैं। मुझे रेट लिस्ट दें हमारी गवर्नमेंट की। अच्छा अभी ये आपने दिखाना है, मैं आपको बताता हूँ। अभी आपका कैमरा दिखाए, इधर आ जाए। इन्होंने चीनी की बात की हमारे सामने। अब ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है शुगर का रेट होगा होल सेल प्लस 3 रुपीज़, ठीक है, यानी कि आपको जितने की भी पड़ती है आप उसमें 3 रुपए ऐड कर लें। कर सकते हैं। तो ऐसे नहीं है, ये बातें सुननी और बहुत आसान है, कानून कुछ और कह रहा है। जी बिल्कुल, आपने देखा कि यहाँ पे हम मार्केट्स में मौजूद थे, डिफरेंट शॉप्स पे हम गए, जिसमें हमने दूध के रेट्स और हर चीज़ की जो रेट लिस्ट थी उसके अकॉर्डिंग उसको चेक करने की कोशिश भी की। और बहुत सी शॉप्स जो है वो यहाँ पे सील भी की गई। जो है अनिल सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी ले गए, थोड़ा सा उनके जो एंडिंग क्लोजिंग रिमार्क्स थे उस हवाले से उनसे बात करेंगे। बताइए सर कि अब देख लिया हमने, कुछ शॉप्स को सील भी कर दिया गया है, आगे अब क्या इकदाम उठाएंगे आप इस तरह के अगर दोबारा से ऐसा ना हो? इसमें इस तरह से होता है बेसिकली कि कवानीन दिए गए हैं। अगर तो जैसा कि आपने देखा कि एक शॉप को फ़ाइन हुआ, उसकी रीज़न ये थी कि उसका फर्स्ट ऑफेंस था और उसके अलावा वहाँ एक्सपायर्ड आइटम्स नहीं थे, दूसरी वायलेशंस नहीं थी, तो हमने उसको एक मिनिमम जो फ़ाइन था वो कर दिया। एक रिपीटेड ऑफेंस था, वहाँ पे पॉलीथीन बैग्स भी यूज़ हो रहे थे, वहाँ पे एक्सपायर्ड आइटम्स भी पड़े हुए थे, बार बार उसको बताया भी गया था, तो उसको हमने सील कर दिया। ये हमारी एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, एक टीम वर्क है, जिसमें आवाम को भी उतना ही रोल प्ले करना पड़ेगा जितना कि इंतज़ामिया को, पुलिस को या दीगर इदारों को करना पड़ेगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया अनिल सईद साहब, असिस्टेंट जो है कमिश्नर सेक्रेटरीट हमारे साथ मौजूद थे। आपने देखा नाज़रीन कि आज के प्रोग्राम इंतज़ामिया में हमने विज़िट किया डिफरेंट शॉप्स का, देखा कि इंतज़ामिया क्या करती है, कैसे वो ऑपरेट करती है, किन किन मुश्किलात से इंतज़ामिया गुजरती है और आवाम क्या कहते हैं। इन तमाम तर तफसीलात से हमने आपको आज के अपने प्रोग्राम इंतज़ामिया में आगाह किया। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान किरण ज़मान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।